अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द कॉमर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 2018 अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। इस ईयर 20 एमसीक्यूज़ हैं। पहला एमसीक्यूज़, इन बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट अनपेड चेक्स इस। तो बैंक रिकन्सिलिएशन के अंदर अनपेड चेक्स क्या होते हैं या उनके क्या किया जाता है जब अनपेड चेक्स आते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है। पहली चीज़ तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि अनपेड चेक्स होते क्या हैं। तो ऐसे चेक्स जिनकी पेमेंट नहीं की गई उनको कहते हैं अनपेड चेक। जिनकी पेमेंट्स अभी आउटस्टैंडिंग है, क्या वो चेक जो अभी प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट्स के लिए, उनको कहते हैं अनपेड चेक्स। यानी ऐसे चेक्स होंगे जिनकी पेमेंट की जाएगी। तो जब की जाएगी पेमेंट इन फ्यूचर, तो ये बैंक से अमाउंट हमारा जाएगा। बैंक से जब अमाउंट जाएगा, डिडक्ट होगा, डिक्रीज़ करेगा बैंक को, तो हमें बैंक स्टेटमेंट को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला जो है वो लिखा हुआ है एडेड इन बैंक स्टेटमेंट, तो ये गलत है। बैंक स्टेटमेंट तो कम होगा, ठीक। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। दूसरा, डिडक्टेड इन द बैंक स्टेटमेंट, जी बैंक स्टेटमेंट में से कम होगा, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट इन फ्यूचर ये बैंक से ही तो पेमेंट होगी। तो जब बैंक से पेमेंट होगी तो बैंक कम हो जाएगा, बैंक स्टेटमेंट कम हो जाएगा। तो हमने अभी एडजस्ट करने के लिए इसको डिडक्ट करना होगा। ऐड इन द कैश बुक, तो कैश बुक से इसका लेना देना नहीं है। और एडेड डिडक्टेड इन द कैश बुक, तो ये दोनों में कैश बुक तो इन्वॉल्व ही नहीं होगी इसके अंदर, क्योंकि ये अनपेड चेक है और बैंक ने पे नहीं करा होगा। मर्चेंडाइज सोल्ड ऑन क्रेडिट इज़ रिकॉर्डेड एट्स। तो मर्चेंडाइज अगर हम जो है वो उधार पर बेचें, ऑन क्रेडिट सोल्ड करें, तो वो रिकॉर्ड होती है। तो मर्चेंडाइज अगर क्रेडिट पर बेची जाए तो वो सेल जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होती है। तो सेल जर्नल में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन आती हैं जिनके अंदर मर्चेंडाइज बेची जा रही हो और दूसरी बात क्रेडिट पर बेची जा रही हो। तो कैश बुक के अंदर नहीं हुआ, कैश बुक के अंदर तो सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन आती है और इसके अंदर तो क्रेडिट है। दूसरा, आइदर कैश बुक और सेल जर्नल, तो ये भी गलत है। सेल जर्नल के अंदर जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं वो कभी कैश बुक में नहीं हो सकती, और जो कैश बुक में रिकॉर्ड होती हैं वो कभी सेल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं हो सकती। पैटी कैश बुक, पैटी कैश बुक के अंदर भी नहीं, मर्चेंडाइज के खरीदने को पैटी कैश बुक में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। नेट इनकम प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज़ इक्वल टू, नेट इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को अगर हम प्लस कर दें तो वो किसके बराबर होंगे। तो असल में होता यह है कि हमारे पास जीपी होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद हमारे पास जो आता है वो क्या आता है, नेट इनकम या नेट प्रॉफिट कह सकते हैं आप उसको। तो बहरहाल नेट इनकम आती है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इक्वल्स टू नेट इनकम। तो अगर हम इन दोनों को ही माइनस कर दें, अगर इन दोनों को ही प्लस करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास जीपी आएगा, यानी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो क्योंकि यहाँ पे इन तीन चीज़ें ही हैं, हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट माइनस होता है तो कुछ अमाउंट बच जाता है, लेकिन होता इन दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट के बराबर होंगे। चलिए एग्जाम्पल देते हैं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है 20 और आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ है 15, तो आपकी नेट इनकम क्या हो जाएगी 5। और अगर इन 5 और 15 को ही प्लस करें तो क्या आएगा 20, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक। तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। बैंक स्टेटमेंट डज नॉट शो, बैंक स्टेटमेंट ये शो नहीं करता। डायरेक्ट डिपॉजिट तो बैंक के अंदर ही आता है, तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर ये शो होगा। बैंक चार्जेस जो हैं वो बैंक स्टेटमेंट के अंदर शो हमेशा होंगे। तो यहाँ पे गलत ऑप्शन मार्क हुआ है, क्योंकि बैंक चार्जेस जो है वो बैंक ही चार्ज कर रहा है, तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर तो उसको शो करेगा। डिपॉजिट इन ट्रांजिट, तो डिपॉजिट इन ट्रांजिट असल में इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये वो डिपॉजिट है जो हमने अभी डिपॉजिट तो कराया है लेकिन बैंक अभी तक वो पहुंचा नहीं है, रास्ते में है। तो ये डिपॉजिट बैंक स्टेटमेंट के अंदर अभी शो नहीं हो रहा होगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, तो ये इंटरेस्ट डिपॉजिट के ऊपर जो दिया है ये बैंक ने ही दिया है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। जो बैंक ही डिपॉजिट दे रहा है तो इसका मतलब है वो बैंक स्टेटमेंट में तो शामिल होगा ही होगा, बैंक इंटरेस्ट दे रहा है। आगे देखते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन डिपॉजिट इन ट्रांजिट है। ऑनर्स पर्सनल एक्सपेंसेस विदड्रॉ फ्रॉम बिजनेस आर क्लोज टू, ऑनर्स के पर्सनल एक्सपेंसेस जो बिजनेस से विड्रॉ किए जाते हैं वो क्लोज किस में होते हैं। तो वैसे ऑनर के पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस से करते हैं तो वो हम रिकॉर्ड किस में करते हैं, अगर बोलें तो ड्राइंग में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ड्राइंग क्लोज कहाँ होता है, तो ड्राइंग एंड में क्लोज ऑनर्स इक्विटी में ही होता है, जब हम ऑनर्स इक्विटी को कम करते हैं। अगर इसकी क्लोजिंग एंट्री भी आपको याद हो, जिसके अंदर हम कैपिटल डेबिट और ड्राइंग क्रेडिट करते हैं, तो ये वही क्लोज होने का इसमें पूछा गया था, रिकॉर्ड होने का नहीं पूछा गया था। अगर रिकॉर्ड होने का पूछते तो वो ड्राइंग होती, लेकिन क्लोज होने का पूछा है तो वो ऑनर्स इक्विटी में क्लोज होता है, यानी कि कैपिटल में। द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट इज वेरीफाइड बाय, अकाउंट्स की अर्थमेटिक वेरिफिकेशन या एक्यूरेसी देखने के लिए हम जो है वो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर तमाम लिस्ट ऑफ अकाउंट्स आ जाती है और उनकी एक्यूरेसी पता चल जाता है अगर डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस इक्वल हो। एनी एंट्री विच हैज़ मोर देन वन डेबिट और क्रेडिट, कोई भी एंट्री जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा डेबिट या क्रेडिट हो तो वो कहलाती है। तो ऐसी एंट्री कहलाती है कंपाउंड एंट्री, और ऐसी एंट्री जिसके अंदर जो है वो सिर्फ एक ही
डेबिट और एक ही क्रेडिट हो उसको हम डबल एंट्री भी कह सकते हैं, लेकिन डबल एंट्री का मतलब होता है कि जितने अमाउंट से कोई चीज़ डेबिट हो रही है उतनी अमाउंट से कोई चीज़ क्रेडिट हो रही है, तो ये डबल एंट्री सिस्टम ही हम फॉलो कर रहे हैं जिसके अंदर डेबिट और क्रेडिट हम करते हैं। सिंगल एंट्री तो वो है जिसके अंदर जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में हम डेटा रख रहे हों, किसी एक ही चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हों, जैसे कि हम कैश बुक के अंदर जो करते हैं सिर्फ हम कैश को बढ़ा रहे होते हैं, दूसरी चीज़ जो है उसका रिकॉर्ड नहीं रख रहे होते, तो कैश बुक सिंगल एंट्री का रिकॉर्ड रख रही होती है। कॉन्ट्रा एंट्री तो आपको पता है कैश बुक के अंदर जब एक तरफ बैंक आता था और एक तरफ कैश आता था, यानी कि बैंक डेबिट कैश क्रेडिट या कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, तो उसको हम कहते थे कॉन्ट्रा एंट्री। तो बहरहाल तो एक या एक से ज़्यादा अगर डेबिट या क्रेडिट हो ऐसी एंट्री को हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। इन लेजर वी यूज़ पेंसिल फॉर, तो लेजर्स के अंदर हम पेंसिल किस लिए यूज़ करते हैं, तो लेजर के अंदर 3 काम होते हैं। पहला काम पोस्टिंग, पोस्टिंग अमाउंट्स को पोस्ट करना। दूसरा काम उनको फूट करना, यानी कि फूटिंग, फूटिंग यानी कि ये 10,000 प्लस 40,000 4,000, तो ये कितने हो गए टोटल 14,000। तो ये जो 14,000 हमने टोटल करा है जिसको हम टोटलिंग भी कह सकते हैं, ये कहलाता है असल में फूटिंग। तो फूटिंग को करते हैं हमेशा पेंसिल से और फिर उसके बाद लास्ट में बैलेंसिंग होती है। तो फूटिंग जो है वो हमेशा पेंसिल से की जाती है। दिस अकाउंट इज इररेलेवेंट फॉर द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए ये अकाउंट इररेलेवेंट है। तो परचेजेस तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आता है, रेलिवेंट है। कैरेज इन भी हमेशा आता है, हम इसको ऐड करते हैं परचेजेस में, यानी ट्रांसपोर्टेशन इनको हम कैरेज इन कह सकते हैं, तो ये भी आता है। इन्वेंट्री भी आती है, बिगिनिंग इन्वेंट्री भी होती है, एंडिंग इन्वेंट्री भी होती है, तो ये भी रेलिवेंट है। सेल्स रिटर्न अलाउंस जी ये नहीं आता, ये तो नेट सेल्स निकालने के लिए अंदर आएगा, तो क्या इररेलेवेंट कौन सा है, सेल्स रिटर्न अलाउंस। सैलरी एक्सपेंस नॉट येट पेड आर क्लासिफाइड एज, ऐसी सैलरी एक्सपेंस जो आपने अभी तक पे नहीं करी तो वो असल में अक्रूड सैलरी कहलाती है। ऐसी एक्सपेंस कोई भी जो कि आपने पे नहीं करा पर वो हो गया, एक्सपेंस इनकर हो गया, टाइम हो गया, ड्यू हो गया, लेकिन आपने पे नहीं करा, तो ऐसे एक्सपेंस कहलाता है अक्रूड एक्सपेंस। तो यहाँ पे सैलरी की बात की गई तो ये अक्रूड सैलरी है। प्रीपेड सैलरी तो वो होती है जो हम एडवांस में पेमेंट कर दें किसी की सैलरी। इसी तरीके सैलरी एक्सपेंस वो होता है जो हम किसी को टाइम पर करें पर एक्सपेंस की पेमेंट करें ना कि एडवांस में हो वो। अनअर्न्ड सैलरी वो है कि आपने सैलरी किसी से पहले से ही रिसीव कर ली, तो वो उस बंदे के लिए जिसने सैलरी इन एडवांस रिसीव की है वो कहलाएगी अनअर्न्ड सैलरी, जब उसने उसकी सर्विसेज नहीं दी। इफ़ द प्रोप्राइटर इज 3/5 ऑफ टोटल एसेट्स रुपीज़ 3 लाख देन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज, प्रोप्राइटरशिप यानी कि ऑनर्स इक्विटी ही को कह रहे हैं। अगर ऑनर्स इक्विटी यानी कैपिटल 3/5 है, टोटल एसेट जो कि कितने के 3 लाख के, तो ऑनरशिप यानी कि ऑनर्स इक्विटी जो है वो 3/5 है 3 लाख की। तो अगर 3 लाख की 3/5 हम कैलकुलेट करें, ये जो कि क्या आएगा कैपिटल आएगा, तो 5 1 5 5 6 30, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाई 3 1,80,000 1,83,000 ये हो गया कैपिटल। तो यहाँ पर हमसे अमाउंट पूछा जा रहा है देन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज़, तो लाइबिलिटी क्या होगी, तो अगर 3 लाख का एसेट है 1,80,000 का कैपिटल है, तो एसेट माइनस कैपिटल इक्वल्स टू लाइबिलिटी यानी 1,20,000, तो 1,20,000 की लाइबिलिटी हो गई। क्रेडिटर्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज, क्रेडिटर्स ये भी कहलाते हैं। तो क्रेडिटर्स आप बोलें या आप जो है वो अकाउंट्स पेबल बोल दें, क्योंकि ये क्रेडिटर्स को ही जो अमाउंट हमने पे करना होता है उसको अकाउंट्स पेबल कहते हैं, तो इसकी जगह क्रेडिटर्स भी टाइटल यूज़ होता है। अकाउंट रिसीबल नहीं कह सकते, अकाउंट रिसीबल तो डेटर्स है, ठीक। बिल रिसीबल तो रिसीबल कोई भी हो, रिसीवर्स तो ये तमाम वो हैं जिनसे हमने पैसा रिसीव करना है, ये हमारे एसेट्स हैं, और ये जो अकाउंट पेबल है ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। सेल इज़ बेस्ट डिस्क्राइब बाय, सेल्स क्या होती है असल में, सेल ऑफ मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज को जब बेचते हैं तो हम उसको कहते हैं सेल्स, एसेट को जब बेचते हैं तो उसको हम सेल्स नहीं कह सकते, कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स, तो इन दोनों को मिलाकर ही हम सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज कहते हैं। तो हम सिर्फ सेल्स कैश सेल्स को नहीं कहते, ना कि सेल्स सिर्फ हम क्रेडिट सेल्स को कहते हैं, बल्कि दोनों, यानी कि सेल ऑफ मर्चेंडाइज इज मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन, दिस इज़ वाई कि हमने उसको सही करा है। आगे देखते हैं, दिस इज़ नॉट अ कॉन्ट्रा अकाउंट, ये कॉन्ट्रा अकाउंट नहीं है। परचेज रिटर्न, ड्राइंग, सेल्स रिटर्न, फर्नीचर, तो अगर परचेज रिटर्न देखें तो परचेज रिटर्न जो है वो कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट है, कॉन्ट्रा एक्सपेंस। ड्राइंग जो है वो कॉन्ट्रा ऑनर्स इक्विटी अकाउंट है, और सेल्स रिटर्न जो है वो कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है। फर्नीचर ये है जो कॉन्ट्रा अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल एक एसेट अकाउंट है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। आगे देखिए, द नेचर ऑफ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इज, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो कॉन्ट्रा एसेट है, क्योंकि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन उस एसेट में से आपने देखा होगा बैलेंस शीट में से डिडक्ट होता है, माइनस हो रहा होता है, लेस हो रहा होता है, तो बैलेंस शीट में से माइनस करके उस एसेट की वैल्यू को वो कम कर रहा होता है। तो हमेशा जिसकी वैल्यू को जो अकाउंट कम कर रहा है वो उसी का कॉन्ट्रा है। तो जिस तरीके से अकाउंट रिसीबल को अलाउंस फॉर बेड डेट्स कम करता है, तो अकाउंट रिसीबल का वो कॉन्ट्रा है, यानी कि एसेट का कॉन्ट्रा है। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन अगर फर्नीचर का है तो वो फर्नीचर में से डिडक्ट होगा, माइनस हो रहा होगा बैलेंस शीट में, तो फर्नीचर एसेट है तो ये एसेट का कॉन्ट्रा है।
एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर इज़ क्लासिफाइड एज, कस्टमर से अगर आपने एडवांस रिसीव कर लिया तो वो किस में क्लासीफाई होगा, तो एडवांस अगर कस्टमर से हम रिसीव कर रहे हैं तो हमेशा जब भी हम एडवांस में कोई चीज़ रिसीव कर रहे होंगे तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी होगी, क्योंकि हमने उसके बदले अभी तक सर्विसेज नहीं दी होंगी। तो सर्विसेज नहीं दी इसका मतलब हमने वो अभी अर्न नहीं करा, और ऐसा पैसा जो आपने अभी अर्न नहीं करा पर आपके पास मौजूद है तो इसका मतलब वो पैसा आपका अभी नहीं है, तो वो लाइबिलिटी है आपके लिए। अ सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर इज अकाउंटिंग प्रोसीजर का सीक्वेंस अकाउंटिंग साइकिल कहलाता है, अकाउंटिंग पीरियड नहीं कहलाता, अकाउंटिंग विषय नहीं कहलाता, ना अकाउंटिंग टाइटल कहलाता है। इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज ₹80,000 विच इज 20% ऑफ सेल्स, देन द अमाउंट ऑफ सेल्स इज, ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 है जो सेल्स का 20% है, तो सेल्स एक अमाउंट है जिसका 20% जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। यानी कि सेल्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होगा क्योंकि उसका 20% ही 80,000 है। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए अगर मैं बोलूँ सेल्स एक्स है तो इस एक्स का 20% निकाला तो वो क्या बना 80,000। हमने क्या करा, ये सेल्स की जगह एक्स सपोज कर लिया, तो इस एक्स का 20% निकालेंगे तो वो 80,000 आएगा, जिसको हमने क्या बोला है वो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमें इस एक्स की वैल्यू यानी कि सेल्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो 20% यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 20% को अगर यहाँ से हटाएं तो वहाँ जाके 20% 80,000 से डिवाइड करेगा, तो 20% मीन्स 0.2, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 0.2, तो 0.2 से 80,000 डिवाइड होंगे तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन, आपके पास फिर आंसर आ जाएगा 4 लाख, यानी कि वो जो सेल्स है यानी कि एक्स है वो इक्वल है 4 लाख के। तो आपकी जो सेल्स होंगी वो 4 लाख होगा, तभी 4 लाख का 20% 80,000 होता है, तो ये 80,000 इस लिहाज से आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। दिस इज शोन एज अ नॉन करेंट एसेट इन बैलेंस शीट, ये नॉन करेंट एसेट के तौर पे बैलेंस शीट में शो होता है। तो कौन सी चीज़ है, कैश करंट एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट है, प्रीपेड इंश्योरेंस भी करंट एसेट है। तो नॉन करंट एसेट यहाँ पर एक ही दिख रहा है जो कि क्या है, मशीनरी। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर दीज अकाउंट आर क्लोज, अकाउंटिंग ईयर के एंड पर क्लोजिंग एंट्री होती है और क्लोजिंग एंट्री के अंदर तमाम रेवेन्यू और तमाम एक्सपेंसेस के अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर एसेट की बात की जाए तो एसेट के अकाउंट जो होंगे वो क्लोज नहीं होंगे। यहाँ पे पूछा गया सवाल में एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर दीज अकाउंट आर क्लोज, तो एसेट तो क्लोज नहीं होगा, ऑनर्स इक्विटी के अकाउंट भी क्लोज नहीं होते, लाइबिलिटी भी क्लोज नहीं होगा, एक्सपेंस एंड रेवेन्यूज के अकाउंट तमाम क्लोज हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं।